हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान ऑफ स्टडी। हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में पूरा कवर कर लिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अभी तक आपने वह नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज हमारा यह पार्ट रहेगा क्वेश्चंस, जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है और जो पीछे के साल के जो क्वेश्चन आए वे इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है। ये मैग्नीशियम रेबन है कोई, मान लो ये कोई मैग्नीशियम रेबन है। अब आपने देखा होगा संक्षारण की क्रिया हमने पढ़ी। संक्षारण में क्या देखा, कोई भी धातु जो नम वायु से क्या करती है, नम वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब ये कोई मैग्नीशियम का रेबन था, इसके ऊपर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत लग गई और यह आसानी से क्रिया नहीं कर पाएगी। तो इसको वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो ये ऑक्साइड की परत है इसको उतार लिया जाए, इसीलिए रेगमाल से रगड़कर इसको साफ कर लेंगे ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसमें पहली समीकरण है हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर मैंने अभिक्रिया को पहले से संतुलित कर रखा है, इसको मिटा देते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उनको बॉक्स में बंद कर लेंगे, सभी तत्वों को। ये लो, सभी को बॉक्स में बंद कर लिया। बॉक्स में इसीलिए बंद करते हैं क्योंकि आप किसी भी सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक, दो या फिर तीन अणु इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो हम बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना है कि आपको परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं दोनों साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है केवल एक ही। इसका मतलब अभिक्रिया असंतुलित है, तो आपको संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ में क्या हुआ कि जो ये क्लोरीन था ये भी 2 हो गया, और यहाँ पर क्या था पहले से क्लोरीन 2, इसका मतलब अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड, बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, और क्या बनता है, बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये जो बैरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया मैंने पहले से संतुलित कर रखी है। चलो इसको पहले हटा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होता है कि सभी यौगिकों को हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि किसी के भी सूत्र में आप परिवर्तन कर नहीं सकते। अगर आप सूत्र में परिवर्तन करोगे तो वह तत्व या फिर यौगिक ही पूरा चेंज हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से। सबसे पहले शुरुआत करनी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या हो। अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखो कि एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना, 2 है, जबकि यहाँ पर केवल 1 है। तो इसको 2 बनाने के लिए बाहर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण एल्यूमिनियम 2 हो गया। परंतु बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। और उस साइड क्लोरीन कितना है, यहाँ पर क्लोरीन केवल 2 है। इसका मतलब इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो आपने यहाँ पर क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई किया, परंतु साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बैरियम के साथ। तो बैरियम यहाँ पर कितना हो गया, 3। और इस साइड बैरियम कितना है, बैरियम इस साइड केवल 1 है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बनाने पड़ेगा। तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। कैसे चेक करोगे, दोनों ओर आप तुलना कर लो। तुलना करने के लिए तत्वों की संख्या लिख दो।
जैसे कि हमारे पास एक बेरियम है, एक क्लोरीन है, और एल्यूमिनियम है, और सल्फेट आयन है। अब देखो, जो इस साइड मतलब LHS साइड है, और ये क्या है, RHS साइड। अब LHS साइड बेरियम कितना है, बेरियम सर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 है। और इस साइड पे बेरियम कितना है, 3। इसका मतलब बेरियम तो संतुलित है। क्लोरीन गैस यहाँ पर कितनी, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गई क्लोरीन। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 3, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6 हो गई। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना, 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना, यहाँ पर भी 2। यहाँ पर सल्फेट कितना, 3 है, और 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर भी सल्फेट आयन कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो यह अभिक्रिया मैंने पहले से संतुलित कर रखी है, जिसको मैं एक बार हटा देता हूँ और फिर देखते हैं अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना है इसको बॉक्स में बंद, और बंद करने के बाद ये आप क्या करोगे, अभिक्रिया को संतुलित करना प्रारंभ करो, क्योंकि आप सूत्र में चेंज नहीं कर सकते। अब देखो कि दोनों साइड आपको जो तत्व है उनकी संख्या या फिर जो भी परमाणु है उनकी संख्या बराबर होना चाहिए, तभी वह अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। तो दोनों साइड बराबर कर लो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा परमाणु है वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 परमाणु है, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो आप देखो कि सोडियम कितना है, 1, और यहाँ पर भी सोडियम कितना, 1, इसको रहने दो। ऑक्सीजन कितना, 1, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना, 1, ये भी संतुलित है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ये रहा, 2 ये है, 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 है, इसका मतलब संतुलित करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इस 2 को आप 3 कैसे बनाओगे, 3 तो अब 2 को कितने भी अंक से मल्टीप्लाई कर लो 3 तो बनेगा नहीं। एक बार आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल विधि क्या कहती है, आप छोटे पूर्णांक से शुरू कीजिए, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे करते रहिए जब तक कि संतुलित ना हो। तो आप इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त होगा, यह जो हाइड्रोजन है यह 4 हो जाता है, और साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब इस हाइड्रोजन को 2 बना दें, और 2 पहले से, जिसके कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, जिसके कारण हाइड्रोजन 2 हो गया, और 2 ये पहले से था, यहाँ पर भी 4 हो गया। परंतु आपने जैसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ में सोडियम भी 2 हो गया, तो आप क्या करो कि यहाँ पर भी सोडियम को 2 कर दो, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2, और जो कि पहले से 2 रखा है। इसका मतलब यह अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा ऐसे कि यह वाक्य के रूप में आपको कोई अभिक्रिया दे देगा, फिर आपको संतुलित करनी है। पहले तो सूत्र के रूप में समीकरण लिखना है, फिर उसको संतुलित करनी है, और संतुलित करने के बाद साथ साथ में आपको अवस्था लिखनी है। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की होती है 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। ठोस अवस्था के लिए क्या यूज में लिया जाता है, छोटा s, गैसीय के लिए छोटा g, द्रव के लिए छोटा l। परंतु एक होती है जलीय। अब कोई भी यौगिक जो जल में मिला है उसको तनु करने के लिए क्या मिला रखा है, जल, तो वह क्या हो जाता है, जलीय, और उसके लिए उपयोग में लिया जाता है AQ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब जो बेरियम क्लोराइड है ये क्या है, जलीय। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, बेरियम क्लोराइड। और जल में क्या है, सोडियम सल्फेट, जल में क्या है, सोडियम सल्फेट। अब ये जलीय है तो इसका मतलब AQ लगा दिया, यहाँ पर भी हमने क्या, AQ लगा दिया। सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, विलयन बना रहा है, इसका मतलब
सोडियम क्लोराइड भी क्या है, जलीय है। तथा अघुलनशील, अब ये अघुलनशील है, इसका मतलब यह अवक्षेप बना रहा है। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना रहा है। तो यह अवक्षेप है जो कि सॉलिड स्टेट में, या फिर मैंने ये नीचे वाला तीर लगा दिया जो कि अवक्षेप के रूप में दिखा रहा है। अब आपने यह संकेतक तो लिख ही दी, अब देखना है कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1। यहाँ पर भी बेरियम कितना है, 1 है। चलो अच्छा है। यहाँ पर क्लोरीन गैस 2 है, और यहाँ पर भी 1 है। मैंने ये अभिक्रिया संतुलित कर रखी है, एक बार इसको हटा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्लोरीन कितनी, 2, जबकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन केवल 1 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 हो जाएगी, परंतु साथ में क्या हुआ, सोडियम भी 2 हो जाता है। तो वहाँ पर आप जाके देखो कि सोडियम यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर सोडियम पहले से 2 है, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब सोडियम दोनों साइड बराबर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए और 2 यहाँ पर है। अब देखना है कि सल्फेट यहाँ पर कितना, LH साइड यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर भी सल्फेट कितना, 4 ही। इसका मतलब अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। और साथ में आपने क्या लिख दिए, संकेतक, क्योंकि आपको दे रखा है जल में। जल में मतलब यह एक जलीय विलयन है। अब देखना है अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब ये विलयन दे रखा है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जलीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है, जलीय है। और फिर यह अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड है ये भी क्या है, जलीय। और साथ में जल बनाते, जल क्या है, द्रव है। जो जल में मिला हो वह तो जलीय बन जाता है, परंतु जल खुद क्या है, ये एक लिक्विड है। तो इसके लिए हम एल का यूज देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित नहीं है तो चलो संतुलित करते हैं। आपको संतुलित चेक करना है तो कैसे पता लगाओगे, दोनों साइड परमाणु संख्या काउंट कर लो, अगर बराबर है तो अभिक्रिया संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित। यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पर भी सोडियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 परमाणु, तो ये रहा 1 परमाणु, ये रहा, इसका मतलब 2 परमाणु है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। फिर बचा क्लोरीन गैस, क्लोरीन कितना है, 1 है। अब ये 1 होता है तो ये क्लोराइड के रूप में रहता है, आयन के रूप में, तो क्लोराइड कितना है, 1। और यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड में भी क्लोराइड 1 ही है, इसका मतलब यह अभिक्रिया पहले से क्या है, संतुलित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि सफेदी करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, बिना भुजा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप इसको बिना भुजा हुआ चूना भी कह सकते हो साधारण भाषा में, और इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो पदार्थ X का नाम क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर बिना भुजा हुआ चूना भी कह सकते हो। फिर आपको बताना है कि पदार्थ X जो हमने ये देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवानी। अब आप सफ़ेदे करने के लिए बिना भुजा हुआ चूना घर पे लेके आते हो और उसमें क्या मिलाते हो, जल मिलाते हो। तो यह अभिक्रिया करने के उपरांत क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ही ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलते हैं। अब यह अभिक्रिया करवाई और ये हमारा सेकंड भी सही होगा। क्या करवाने, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया, जिससे बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या और प्लस में ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल के विद्युत अपघटन में उत्पन्न गैसों में एक गैस की मात्रा दूसरी गैस
की मात्रा से 2 गुनी क्यों होती है? अब आप कोई भी पदार्थ का अपघटन करवाओ तो वह उसी मात्रा में टूटेगा जिस मात्रा में उनमें परमाणुओं की संख्या मिली है। अब आप जल का सूत्र जानते हो H2O। अब यह टूटेगा तो आपको पता ही है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये 2 अनुपात में प्राप्त होगी, जबकि ऑक्सीजन गैस है ये 1 अनुपात में प्राप्त होगी। अभी आप कितना भी जल ले लो इसी अनुपात में गैसें प्राप्त होगी। तो देखते हैं अभिक्रिया किस प्रकार होगी। जल के विद्युत अपघटन की अभिक्रिया ये लिख रखी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, फिर करवा रही है विद्युत अपघटन जिसके कारण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल का विद्युत अपघटन करने पर एक परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन तथा दूसरी परख नली में एकत्रित गैस ऑक्सीजन से 2 गुनी है। तो हाइड्रोजन क्या है? 2 गुनी, क्योंकि आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 2:1 ही था, क्योंकि जल में हाइड्रोजन 2 गुनी होती है जबकि ऑक्सीजन इसे आधी होती है। इसका मतलब 2:1 में प्राप्त होगी। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अब यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। आप देखेंगे कि लोहा क्या है? आयरन है। ये क्या है? आयरन हो गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब विलयन होगा वो क्या है? जलीय। इसका मतलब एक क्यों लिख रखा है हमने। अब जैसे ही आप इसकी अभिक्रिया आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाओगे तो जो कॉपर है यह विस्थापित हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है, यह सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा जबकि कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब जैसे ही आयरन सल्फेट बना तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीला रंग का होता है और आयरन सल्फेट बनने के कारण जो विलयन है वो अब धीरे धीरे भूरा होना लगता है। तो देखिए कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है जो आयरन सल्फेट बनने के साथ साथ फीका होता जाता है और लास्ट में कैसा हो जाएगा? भूरा विलयन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो आयनों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि ऐसी विक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर सोडियम के साथ में कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन। और जो हाइड्रोजन के साथ है वो क्लोराइड आयन है। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा जबकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो H के साथ जुड़कर जल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोराइड आयन जुड़ गया है जिससे सोडियम क्लोराइड बन गए और जल बन गए। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित पदार्थ वे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो। ऑक्सीजन की तो क्या हो? वृद्धि, और हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की तो क्या हो? कमी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अब ये कोई अभिक्रिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन अपचयित हो रहा है और कौन उपचयित। तो यहाँ पर सोडियम में ऑक्सीजन की यहाँ पर आगे जाके देखें तो वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयित कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो सोडियम उपचयित हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थी जबकि आगे जाकर ऑक्सीजन 1 हो गई, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। तो यह जो ऑक्सीजन था यह अपचयित हो रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर
ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, और अभिक्रिया करने पर कॉपर अलग हो रहा है और जल का निर्माण कर रही है। तो कॉपर ऑक्साइड से आगे जाकर देखा कि ऑक्सीजन गायब है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो यह उपचयित हो रहा है। अब देखते हैं जो पीछे के वर्ष में जो क्वेश्चन आए थे उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है। हमने देखा कि अगर कोई भी जो धातु है वह संसारित हो रही है तो या फिर जो ऑक्साइड बना रही है वह सभी किस में आ जाएगा, संसारण की प्रक्रिया में। क्योंकि ये धातुएं संसारित हो रही है, जो वातावरण में नम वायु है उससे क्रिया कर लेती हैं और संसारित हो जाती है। या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, संसारण, या फिर उपचयन भी लिख सकते हो। क्योंकि उपचयन में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला अभिकारक कौन सा है। अब आपको अभिकारकों में देखना है कौन अपचयित हो रहा है, जिसमें ही ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, वही पदार्थ अपचयित हो रहा है। अब कॉपर ऑक्साइड था, आगे कॉपर बन गया क्योंकि ऑक्सीजन की हानि हो गई। इसका मतलब जो अपचयित हो रहा है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को एक उदाहरण देकर समझाइए। यह मैंने आपको करवा दिया था, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते। तो दो अणु मिले और एक बड़े अणु का निर्माण किया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन। और इसके उल्टे क्या होती है, वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणु, दो या दो से अधिक छोटे अणु में टूट जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने क्या देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर क्या बनता है, जो किस में विभाजित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणुओं का निर्माण कर रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है 2018 का, कि समीकरण दे रखी है आपको, ये दो समीकरण है। पहला पूछा कि समीकरण को पहचानिए और उसका प्रकार लिखिए। आपको पहचानना है और अभिक्रिया का प्रकार लिखना है। फिर देखना है कि दोनों समीकरण में कोई एक अंतर बताइए। अब अंतर भी बता दोगे आपको, अगर आप जान जाओगे कि अभिक्रिया कौन सी है तो अंतर भी बता दोगे। फिर थर्ड पूछा है कि उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब ये जो जल है ये किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। एक बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बिखर गया, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन। अब इनकी परिभाषा ही एक इनका क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है कि अणुओं, दो छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करे, संयोजन है। जबकि एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाए, ये वियोजन है। ये इनका क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखते हैं उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक क्या है। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की जो गति है उसको कम या ज़्यादा करने वाला क्या होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब जो उत्प्रेरक विष होता है, अभिक्रिया की जो गति है इसकी धीमी कर दे, वह तो उत्प्रेरक विष कहलाता है। जबकि उत्प्रेरक वर्धक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, वह क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 2017 में आया था कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए क्या किया जाता है।
अब विकृत गंध्यता क्या होती है? ऑक्सीजन से संयोग करके पदार्थ अपने रंग अथवा गंध को बदल देता है और वह स्वाद में भी चेंज हो जाता है, जो अच्छा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन या फिर जो वातावरण में आर्द्रता है, जो जल है आर्द्रता के रूप में, जल वाष्प के रूप में, इनसे क्या कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। तो आप ऐसा करो कि आप वायु इसके अंदर पहुंचने न दो। तो वायु अवरोध बर्तनों में रख दो आप, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। या फिर जो ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील है, इससे कोई भी कम क्रियाशील गैस है जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को हटाओ और नाइट्रोजन डाल दो उसमें, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी, तो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो प्रत्योक्षकारक पदार्थ है, प्रत्योक्षकारक, उनको मिला दो, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑक्सीकरण नहीं होने देंगे और हमारा जो पदार्थ है वो खराब भी नहीं होगा। इसमें भी क्वेश्चन है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, इसकी जल के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया क्या बना रहा है, कॉपर अलग हो रहा है और जो जल है वो अलग हो रहा है। इसमें पूछा है कि किसका उपचयन हो रहा है तथा किसका अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर ऑक्सीजन की कमी। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग होना मतलब इनका क्या हो रहा है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, इसमें आगे जाकर देखो कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, जल का निर्माण किया, और ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, उपचयन। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी अभी बताया था। बिना बूझे चूने तथा जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए, ये भी हमने कर ली थी, जो कि बिना बूझा हुआ चूना क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, और जल क्या है, H2O, क्या बनाएगा अभिक्रिया करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और साथ में उष्मा निकलती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो रही हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या तो क्या कहेंगे, उपचयन अपचयन, या फिर इसको क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको इसमें पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये बता दिया। अब इसमें पूछा है कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन। अभी ऊपर देखा था हमने, अगर ऑक्सीजन की क्या हो, कमी, आगे जाकर देखो जिंक बन गया, ये जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है, कार्बन में, तो यह उपचयित हो रहा है, मतलब इसका उपचयन हो रहा है। अब ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है ज्ञानार्थ स्टडी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।